नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे, ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 या लास्ट चैप्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रेगिस्तान में जीवन। सबसे पहले हम रेगिस्तान के बारे में देखते हैं, रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। देखो, उच्च का मतलब है बहुत ज़्यादा तापमान, निम्न का मतलब बहुत कम तापमान, विरल का मतलब वनस्पति का मतलब है कि बिल्कुल बहुत कम पेड़ पौधे हो या बहुत विरल कहीं कहीं हो, ठीक है। जहाँ पर वनस्पति नहीं होती वो उसको हम रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पर उच्च तापमान भी होता है, निम्न भी होता है, मतलब गर्म रेगिस्तान भी होता है और ठंडा रेगिस्तान भी होता है। गर्म होगा यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, बारिश बिल्कुल कम होगी और पेड़ पौधे होंगे नहीं या बहुत कम होंगे। ठंडा रेगिस्तान है जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या फिर जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ की चादर बिछ जाती है और कुछ भी पैदा नहीं होता, उसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। जैसे लद्दाख का है, तो लद्दाख का हमारा देश का जो ठंडा रेगिस्तान है। और उसके अलावा गर्म रेगिस्तान में थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो हमारा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। बिल्कुल होगा जहाँ पर जानवरों के लिए भी चरने के लिए पेड़ पौधे ना हो या पीने के लिए पानी ना हो, इंसान के लिए फसल उगाने के लिए भी पानी ना हो, तो उस जगह पर बिल्कुल ही बहुत कठिन जीवन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा बिल्कुल कम होती है। विरल वनस्पति का मतलब बहुत कम पेड़ पौधे हैं एवं चरम तापमान होता है। चरम यानी बहुत तेज़ तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि ठंडा रेगिस्तान है, एक गर्म रेगिस्तान। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अगर इन जगह पर कहीं भी थोड़ा बहुत जल है तो लोग वहाँ पर खेती करने के लिए बस जाते हैं या रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो, गर्म रेगिस्तान है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सहारा है रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और ये कितने देशों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 11 देशों में। कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये भारत से भी बहुत ज़्यादा 2-3 गुना बड़ा है लगभग, ठीक है। देख लेते हैं चैप्टर में क्या है। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। बिल्कुल, विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देख लेते हैं हम। देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका मानचित्र हम देखते हैं इसमें। तो ये है सहारा रेगिस्तान, दिख रहा है? सहारा रेगिस्तान। तो इसमें करीब 11 देश हैं। इनके बारे में एक एक बताऊंगा। मोरक्को है, टूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया है, मिस्र है, पश्चिमी सहारा है, माली का भी कुछ हिस्सा है, नाइजर का है, चाड का है। ये टोटल देश हैं, ये 11 देश हैं। इनके बारे में एक एक करके मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट में दोबारा बताऊंगा। पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में मानचित्र को देखिए। बिल्कुल देख लिया। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। अभी बताया था मैंने, क्योंकि देखो दिशा भी मैंने पहले बता दिया आपको। हम किताब को इस तरीके से पकड़ते हैं, जैसे किताब डिस्प्ले को किताब समझो, तो इधर कोने पे होता है पूरब, ठीक है। इधर की तरफ होता है पश्चिम, ठीक है। इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। तो यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप अब इस तरीके से, तो ये यहाँ पर फैला हुआ है, तो ये उत्तर में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्र 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ही है? तो भारत से कितना गुना हो गया? लगभग 3 गुना। कितना गुना है? लगभग 3 गुना। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है, फैला हुआ है। यह देश कौन कौन से? अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मेरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है एवं पश्चिमी सहारा। ये जो टोटल कितने देश हैं? ये टोटल हैं 11 देश, जिनमें
सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। आगे देखो, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत के दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू का विशाल परतों से ढका है। जो बालू है इसी को रेत बोलते हैं हम, इससे ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं वरन यहाँ ये ढका बालू से ही नहीं ढका हुआ, इसके अलावा यहाँ पर बजरी के मैदान भी है। नग्न चट्टानें, नग्न मतलब चट्टानें, बिल्कुल नंगी चट्टानें जिन पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, वनस्पति नहीं है। नग्न चट्टानें, सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। उखरे हुए पठार जैसे ये दिख रहे हैं ना, इस तरीके के पठार पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची है। कहीं कहीं पर इनकी ऊंचाई के लगभग 2500 मीटर है। कितनी है? 2500 मीटर। जबकि सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, उसकी है 8850 मीटर। कितनी है? 8850। तो ये जो जगह हैं इनमें कहीं कहीं तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक मिनट, दोबारा देखते हैं हम इस चीज़ को। ये कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। ठीक है, तो 11 देशों में फैला हुआ है। अब हम इसमें बारे में पढ़ चुके थे कि हम जब भी मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि बालू के टीले हो, रेत के टीले हो, लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बालू तो है ही, इसके साथ में बजरी के मैदान हैं और नग्न चट्टानें हैं और ऊंचे उठे हुए पर्वत हैं। ठीक है, ये चट्टानें सतह से कुछ स्थानों पर तो 2500 मीटर है। कितने मीटर की? 2500 मीटर की। ठीक है, अब देखो दोबारा आगे देखते हैं। अफ्रीका का ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं इन देशों के बारे में कि देखो, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मैरितानिया, नाइजर, माली, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, ये देशों में ये फैला हुआ है। टोटल कितने देश हैं? 11 देश। ठीक है, आगे देखो। क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। देखो, एक चीज़ है कि जो पहले की टाइम पे है यहाँ पर था बिल्कुल ये हरा भरा था। इसका हम कैसे पता लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो गुफाएं हैं, गुफाओं में जो चित्र मले हैं, उन चित्रों में हमें मगरमच्छ के चित्र दिख रहे हैं। किसके चित्र? मगरमच्छ के भी दिख रहे हैं, और भी जानवर है जैसे शुतुरमुर्ग है, जिराफ है, शेर है, हाथी है, इन सब के जानवरों के चित्र दिखे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम पे ये बिल्कुल आबाद रहा होगा, हरा भरा रहा होगा, लेकिन आज बिल्कुल शुष्क और गर्म प्रदेश हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ की जलवायु के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ सबसे गर्म जगह है वो भी यहीं पर है, अफ्रीका में ही है। कौन सी जगह? जो त्रिपोली लीबिया है, वहाँ पर जगह का नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया। यहाँ पर तापमान 58, इसमें लिखा हुआ है 57.7 ये पे काउंट हो रहा है। 57.7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ में दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पे नापा गया था 1922 में। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं कहीं पड़ा हुआ है कि 58 डिग्री टेम्परेचर पाकिस्तान के जैकोबाबाद में भी नापा गया है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक यही है अल अजीजिया, जो कि त्रिपोली लीबिया में है, जो 1922 में नापा गया 57.7 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर वर्षा अल्पकाल में बहुत कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित है ना, बादलों के बिना, बादल नहीं होते आकाश में, एवं निर्मल का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, बिल्कुल सूखे हो। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। यहाँ पर नमी रुकती नहीं है, भाप बन के उड़ जाती है। मतलब इतनी तेज़ गर्मी होती है कि जो वाष्पित हो जाती है बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन का समय टेम्परेचर 50 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो रेत है और नग्न चट्टानें हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें बहुत ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री पहुंच जाता है। देखो क्या है, जो दिन में तापमान है वो लगभग 50 डिग्री पहुंच जाता है। कितना डिग्री पहुंच जाता है? 50 डिग्री पहुंच जाता है। और जो टेम्परेचर है तो इसके कारण यहाँ की रेत होती है और जो चट्टानें होती है बिल्कुल गर्म हो जाती है, तपने लग जाती है। जब वो गर्म होती है तो टेम्परेचर पूरे इलाके का बढ़ जाता है। ठीक है, और रात बिल्कुल, जब बादल हैं उनमें बात नमी नहीं होगी तो रात बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 0 डिग्री तक इनका टेम्परेचर रात को पहुंच जाता है। तो दिन में है 50 डिग्री, रात को है 0 डिग्री। बड़ा डिफ़िकल्ट जीवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वनस्पति एवं प्राणी जात।
कि जो वनस्पति किस तरीके की है और प्राणी किस तरीके के हैं उनके बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस तो जानते ही हो, जो पेड़ होते हैं रेगिस्तान में उगने वाले, बिल्कुल पत्ते नहीं होते, सूखे सूखे झाड़ियों के जैसे होते हैं। खजूर के पेड़ एवं एकेशिया, खजूर का भी देखा हुआ होगा, कैक्टस भी देखा हुआ, एकेशिया के बारे में नहीं है। चलो एकेशिया के बारे में मैं बताता हूँ। ये एक बम्बूल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बम्बूल की प्रजाति है, जो कि जिसको पानी कम ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें पैदा हो जाते हैं। ये कहाँ पर मिलता है? ये अफ्रीका में मिलता है और भारतीय उपमहाद्वीप में भी मिलता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में भी, जैसे थार का रेगिस्तान है वहाँ पर भी मिलता है और अफ्रीका में मिलता है एकेशिया। ये एक बम्बूल की प्रजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान किसे बोलते हैं? मरुद्यान ऐसे बोलते हैं कि कहीं पर कोई जगह है जहाँ पर झील नुमा जगह बन गई, अब उसमें पानी है। क्या है? पानी। उसके आसपास खजूर के पेड़ हैं, ये हरियाली है, बिल्कुल हरियाली है, तो उसे कहते हैं मरुद्यान। जो मरुद्यान है वो खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप में पाए जाते हैं। तो एक तरीके से द्वीप ही हो गए ये, चारों तरफ रेत है, इधर हरियाली है। मैं आगे आपको चित्र भी दिखाऊंगा कि मरुद्यान क्या होते हैं। आगे देखो, यहाँ पर दिख रहा है एक मरुद्यान का, सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, कि यहाँ पर कोई पानी की ये जगह है। अब इसके चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं, बाकी की सब तरफ रेत ही रेत दिख रही है, तो इस जगह को हम कहते हैं मरुद्यान। ठीक है, जानवरों में देखते हैं क्या क्या जानवर मिलते हैं। ऊँट है, लकड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। तो सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से? ऊँट है, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ पे मिलती है। आगे देखो, एक चीज़ उससे पहले ये देख लेते हैं कि आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो मछलियों के कंकाल मिले हैं, तो पहले हमने बताया था कि ये कोई वक्त में ये बिल्कुल हरा भरा रहा होगा या पानी होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन हो गई जिसके कारण ये बिल्कुल शुष्क और सूखा, मतलब से बिल्कुल सूखा हो गया। ठीक है, तो कंकाल मिले तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने पहले बताई थी, आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम कोई भी पुरानी चीज़ों की सभ्यता के बारे में पता करते हैं। जैसे हमने भारत की सिंधु सभ्यता के बारे में पता किया, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि ज़मीन के अंदर निकलने वाले कंकाल है, हड्डियाँ हैं और कुछ जानवरों की हैं, या फिर चित्र हैं, या मुद्राएं हैं, या फिर घरों की बना, उनसे ही हम चीज़ों का पता लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर भी इस तरीके का मिला है कि मछलियों के कंकाल मिले हैं, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई वक्त में बिल्कुल हरा भरा रहा होगा, पानी का सोर्स रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में देख लेते हैं। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन व तुआरेंग, ये दो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, बेदुइन और तुआरेंग भी शामिल है। चलवासी जनजाति उसे बनते हैं जो जानवर उसको चराते हैं और वो एक जगह से चरा कर दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर वहाँ से तीसरी जगह ले जाते हैं, इस तरीके से चौथी जगह ले जाते हैं, फिर पहली जगह आ जाते हैं। तो ये घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ में। इन्हें हम चरवाहे भी कहते हैं या चलवासी भी कहते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरा, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने में, कालीन बनाने में, कपड़ा एवं कंबल बनाने में होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो धूल भरी आंधियाँ चलती है और गर्मी होती है, उससे बचने के लिए वे भारी कपड़ा पहनते हैं। कैसा पहनते हैं? बहुत ज़्यादा भारी पहनते हैं। सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो मिस्र में जो कपास उगाते हैं, मिस्र एक देश है, तो उसमें नील नदी बहती है, तो उसका कपास पूरी दुनिया में फेमस है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल है। अब देखो, ये तो पहले की बात थी, लेकिन अब यहाँ पर तेल, जो रेगिस्तान है उसमें तेल का बहुत उत्पादन हो रहा है या उत्पादन की संभावना है, तो वहाँ पर अब सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे वहाँ का सब कुछ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? लोग उस तरीके से नहीं रह रहे। जो ऊँटों के रास्ते थे वो आजकल महामार्ग
बड़े बड़े राजमार्गों ने ले लिया, महामार्गों ने ले लिए, ठीक है। घर भी थे, उनके घर भी बदलने लग गए, पहले अजीब तरीके के करते थे, अब दूसरी तरीके के घर बनने लग गए, ठीक है। तो ये लाइफ उनकी चेंज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखो, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन भी आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन बन रहे हैं। ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। जो नमक का व्यापार करते थे तो पहले ऊँटों पे लेके जाते थे, लेकिन अब ये ट्रकों से लेके जा रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी तुआरेग जो जनजाति है वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल व गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। जो चलवासी लोग थे, जो जानवर चराते थे, जो चरवाहे थे, वो आजकल शहरों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर वो तेल और गैस के जो भी कार्य होते हैं उनमें नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम थोड़ा सा मरुद्यान के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। गर्त का मतलब खड्डा। जैसे ये रेत है पूरी चारों तरफ, इसको यहाँ से उड़ा के ले गई, यहाँ पर रेत चली गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, गड्ढा रह गया, ठीक है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलाटेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखो मरुद्यान होता क्या है, पहले तो ये देख लो कि जैसे ये कोई एक जगह है, जगह से यहाँ से ही रेत थी, रेत को उड़ा के यहाँ पे ले गई, इधर चली गई। यहाँ पर जो जगह है बिल्कुल ज़मीन निकल गई, तो यहाँ पे बारिश से पानी भर गया या फिर ज़मीन के सतह का पानी ऊपर आ गया, तो ये ज़मीन पूरी खाली हो गई। तो यहाँ पर लोग खजूर के पेड़ वगैरह उगा देते हैं और हरियाली हो जाती है, ठीक है। तो इसे ही हम मरुद्यान कहते हैं। आगे देखो, अब देखते हैं हम, अभी तो हमने पढ़ा था गर्म रेगिस्तान के बारे में कि किस तरीके का जीवन है, कैसा है, सारा के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ठंडा रेगिस्तान के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में। लद्दाख कहाँ पर है, भारत में। कहाँ पर है, भारत में, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान वह रेगिस्तान होता है जहाँ पर बर्फ़ से बिल्कुल ढका होता है, बिल्कुल वनस्पति विहीन या विरल होता है, नाम मात्र की वनस्पति होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। देखो थोड़ा सा उससे पहले ये देख लेते हैं शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। तो जो पर्वतीय दर्रों का देश है उसे हम कहते हैं लद्दाख, ठीक है। आगे देखो, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ये कहाँ पर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गैग्रियन हिमानी वगैरह हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि गार्ज क्या होते हैं या महाखंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो गार्ज होते हैं या महाखंड होते हैं, इस तरीके से, जैसे कभी तुमने टीवी में देखा होगा कि जैसे ये नदी, ये पहाड़ है, ये दो पहाड़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे में, हम यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पर ये इसमें बह रही है नीचे नदी, यहाँ पर बह रही है। ये दोनों साइड पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, नीचे गड्ढा हो रहा है, बहुत गहरा गड्ढा है, उसमें ये नदी बह रही है। तो इसे कहते हैं महाखंड या गार्ज, ठीक है। और इसमें काफ़ी हिमानियाँ होती है बर्फ़ की। किसकी होती है, बर्फ़ की। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की, सुन लो हिमानी क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की जो गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो गतिशील बर्फ राशि होती है उसे हम कहते हैं हिमानी। वो जैसे ये बर्फ़ है, एक तरीके से बर्फ़ के पहाड़ जैसे होते हैं, वो बर्फ़ चलने लग जाती है, तो उसे ही हम हिमानी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो कुछ हिमानियों के बारे में भी पता होगा, गंगोत्री है या फिर यमुनोत्री हैं, ये सारी ही हिमानियाँ हैं। आगे देखो, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग
मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। अत्यधिक शीतल का मतलब ठंडी और शुष्क का मतलब सूखी होती है। अब कहोगे ठंडी सूखी कैसे होगी? बर्फ़ बिल्कुल जो वायुमंडल में जो बर्फ़ होती है वो जम जाती है। जब बर्फ़ जम जाएगी तो वायुमंडल के अंदर पानी नहीं बचेगा, ठीक है। इस ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है, जैसे क्या होती है? पतली परत, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। गर्मी में, किसमें? गर्मी में दिन का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री होता है और रात का टेम्परेचर लगभग -30 तक पहुंच जाता है। अब ये तो बात कर रहे हैं हम गर्मी की, तो गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर रहता है दिन में तो 0 डिग्री और रात में रहता है -30 डिग्री। रात में कितना रहता है? ये तो हम गर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्दी की बात करेंगे तो तुम्हें देखने में अजीब लगेगा कि सर्दी में लगभग दिन और रात का टेम्परेचर -40 तक पहुंच जाता है। सर्दी में दिन और रात का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री पहुंच जाता है, ठीक है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है। आगे देखो, ये चित्र देख लेते हैं हम। दिखा होगा तुम्हें, ये पूरा जो क्षेत्र है ये लद्दाख का है, ठीक है। आगे देखते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की प्रतिवर्ष बारिश होती है। कितनी होती है? मुश्किल से 10 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक ही साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषारघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ मैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ की जो सूरज की जो है गर्मी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कारण ये है कि यहाँ की जो हवा की जो परत है वो बिल्कुल पतली है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? इसको इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर ये कोई दीवार है, यहाँ पर तुम बैठे हुए हो, तो आपका सर है या फिर आधा हिस्सा है ये तो दीवार की ठंड, उसमें दीवार की छाया में, और इधर से सूरज पड़ रही है गर्मी। तो अगर इधर से पैर निकले हुए हैं आपके और ये इन पे पैरों पे गर्मी आ रही है तो आपको इतनी गर्मी लगेगी, पसीने आ सकते हैं। और इधर आप जिधर धूप नहीं है या फिर जिधर छाया हो रही है उधर आपको सर्दी लग के आप बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगे, आपको कपड़ा पहनना पड़े, ठीक है। माइनस में होता है टेम्परेचर, समझ में आ गया। तो यहाँ की जो परत है वो इतनी पतली है हवा की। जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि इंग्लैंड के बारे में बता देता हूँ कि इंग्लैंड क्या होता है। इंग्लैंड में किस तरीके की सूरज गर्मी होती है। हमारे यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो सूरज की किरणें होती हैं वो तिरछी होती हैं। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो 45 ही होगा, जबकि इंग्लैंड में चले जाओगे वहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और जो वायु की परत है वो पतली परत है, वायु की पतली परत है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। अगर वहाँ का 35 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो वो लगभग लगेगा हमें, कितने डिग्री लगेगा? 45 डिग्री की जितनी गर्मी होगी उसमें, और हमारा 45 ही रहेगा। समझ में आ गया? कारण ये है कि उधर सूरज है वो सीधा चमकता है, सीधा, और जो वायु की परत है वो वहाँ पर पतली है इंग्लैंड में, ठीक है। और हमारे यहाँ पर वायु की परत है वो भारी है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अभी तुम लोग को मैं थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ कि गूगल को खोलना, गूगल खोलने के बाद में टेम्परेचर पे जाना, टेम्परेचर पे जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि कितना टेम्परेचर है। उसके आगे लिखा हुआ होगा फील लाइक। क्या लिखा होगा? फील लाइक। भाई कितना फील हो रहा है। तो दो चीज़ होगी, हमारे यहाँ पर देखोगे 45 डिग्री और 45 डिग्री जितना ही फील हो रहा है, जबकि इसी चीज़ को तुम देखोगे इंग्लैंड में या फिर यूरोप के कुछ देशों में कि वहाँ पर 25 डिग्री टेम्परेचर है और 35 डिग्री जितना फील हो रहा है। तो दोनों चीज़ जब गूगल पे देखोगे तो लिखा हुआ होगा, तो तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ की एक तो वायु की परत है वो पतली है, सूरज बिल्कुल जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी चमकती है, हमारे यहाँ पर थोड़ी तिरछी चमकती है, और जो वायु की परत है वो हमारे यहाँ पर मोटी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं से एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि बता ही दिया था मैंने कि आप एक समय पर अगर आधे धूप में और आधे छाँव में हो तो आपको दोनों चीज़ों का एहसास होगा। एक तरफ तो आप तुषारघात का मतलब ऊष्माघात का मतलब होता है गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तुषारघात का मतलब पाला, एक तरीके से आपको ठंड से आपको लकवा मार जाना, दोनों चीज़ें आपके हो सकती है। आगे देखो, अब देखते हैं वहाँ की हम वनस्पति जात एवं प्राणी जात की, वहाँ पर वनस्पति किस तरीके की है और वहाँ पर प्राणी
किस तरीके की हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो खापा चान किसे कहते हैं? तो हिमभूमि को। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि खापा चान को क्या कहते हैं लद्दाख में, तो आप बता सकते हो हिमभूमि, ठीक है। क्या आप जानते हैं इसको? आगे देखो, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। एक चीरू नाम का एक जानवर होता है, तो वो बिल्कुल बहुत कम मिलता है, आजकल लुप्त हो गया। कारण ये है कि जो उसके बाल होते हैं उनसे कंबल टाइप में बनते हैं। क्या बनते हैं? कंबल। और वो कंबल इतने गर्म होते हैं और इतने मुलायम होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हर कोई उनको चाहता है या हर कोई लेना चाहता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि वो कंबल करीब 1-1 लाख के बिके थे। वो कंबल कितने के बिके थे? 1-1 लाख के बिके थे। तो बिल्कुल हल्के होते हैं और गर्म होते हैं। तो इसके जो चीरू है, इसको भारत सरकार ने बिल्कुल वो कर रखा है, विलुप्त प्राणी जीव में इसकी गिनती है और इसको मारना बिल्कुल अवैध कर रखा है। लेकिन अगर इसका कोई मारता हुआ या इसका शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसको सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। विरल का मतलब बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पापलर के उपवन देखे जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। सरपत है ये कि ये लकड़ी होती है सरपत की। क्या होती है? सरपत की लकड़ी होती है, बिल्कुल मुलायम लकड़ी होती है। इससे अखबार बनते हैं और मेन है जो इससे सरपत की लकड़ी से बनने वाली चीज़ है वो है क्रिकेट का बैट। क्या बनता है? क्रिकेट का बैट बनता है। तो वो कौन सी लकड़ी से बनता है? सरपत की लकड़ी से बनता है। एक पॉपुलर के उपवन भी देखे जाते हैं। पॉपुलर भी एक तरीके का चिनार, जिसको चिनार भी बोलते हैं। पॉपुलर के क्या बोलते हैं? चिनार भी बोलते हैं। तो ये पेड़ भी यहाँ पर मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ड, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। याक के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, चित्र भी दिखाया था पहले एक चैप्टर में कि याक क्या होता है, ठीक है। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। याक का मतलब होता है बैल। बैल एक तरीके से पहाड़ी बैल होता है। क्या होता है? पहाड़ी, हिमालय बैल या पहाड़ी बैल। तो इसको मतलब याक का मतलब बैल ही नहीं होता, गाय भी होती है उस प्रजाति की, ठीक है। तो इसका दूध के लिए एवं पनीर, इसका दूध का उपयोग पनीर मक्खन बनाने के लिए किया होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ की वनस्पति और प्राणी जात। अब यहाँ के लोगों के बारे में देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा अन्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। तो जो लद्दाख के लोग हैं वो या तो मुसलमान हैं, यहाँ पर बौद्ध है ज़्यादातर, बाकी के हिंदू भी है लेकिन बहुत कम है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं जिनको परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से, लामायुरु, ये प्रमुख मठ हैं, ठीक है। आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या क्या, गर्मी में कौन कौन सी फसल होती है यहाँ पे? सर्दी में तो बिल्कुल जमा हुआ होता है, गर्मी में यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है और जो जगह है वो बच जाती है, साफ जगह निकल जाती है। उसमें क्या क्या बोते हैं? जौ है, आलू है, मटर है, सेम है, शलजम की खेती होती है, ठीक है। शलजम की खेती होती है, जौ की, आलू की, मटर की, सेम की, शलजम की खेती होती है, करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घरों एवं खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय हैं जैसे दुकान वगैरह भी करती हैं, मतलब दुकान वगैरह भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग से भलीभांति जुड़ी हुई है। जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो सड़क से भी जुड़ी हुई है और वायु मार्ग से भी जुड़ी हुई है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह से को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, हिमालय का और दर्रे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम कि कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम। ये दर्रा है लद्दाख में,
कोरम, कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद में है रोहतांग दर्रा, कौन सा है? रोहतांग, ये कहाँ पर है? हिमाचल में, HP, इसको लिख लेना है। उसके बाद में है लाचा, कौन सा है? लाचा, ये भी HP में है, उसके हिमाचल, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद है जोजिला, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद में है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में सिपकिला, तो सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि सिपकिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखो सिपकिला, ये है हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। एक मिनट, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा, फिर है नाथुला, एक और दर्रा है हिमालय का, लेकिन नाथुला दर्रा है वो, एक मिनट, नाथुला, ये नाथुला दर्रा है, ये दर्रा है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो मैंने बताया हिमालय के प्रमुख दर्रे, ठीक है। उसमें आपको चीज़ें वीडियो को 2 बार रिवाइज, एक बार थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना और ये सारे लिख लेने हैं कि कौन कौन सा दर्रा कहाँ पर। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में आएगा पीर पंजाल कहाँ है, तो पीर पंजाल बता सकते हो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आ सकता है सिपकिला, जो सिपकिला दर्रा है वो कौन कौन से जगहों को जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को या भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो ये प्रमुख दर्रों के बारे में हमने बात कर ली। आगे देखो, यहाँ की मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। जो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है वो क्या है? पर्यटन का। यहाँ पे लोग पर्यटन से बहुत पैसा कमाते हैं, लोग यहाँ पर पर्यटन से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं? देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर करते हैं। उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। क्या क्या देखते हैं? गोपा दर्शन करते हैं, घास के मैदान देखते हैं, हिम नदों को देखते हैं, और यहाँ के उत्सव हैं, अनुष्ठान है, ये सब पर्यटन यहाँ देखने के लिए आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ का जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। जो यहाँ का जनजीवन है वह जैसे जैसे मॉडर्न लोग होते जा रहे हैं, तो वो भी अपना ट्रेड छोड़ कर नया ट्रेड को अपना रहे हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता का मतलब तो कंजूसी बोल सकते हो, मतलब कंजूसी भी नहीं बोल सकते, मतलब जरूरत कम से कम खर्चा करने वाले को मितव्ययता बोलते हैं, मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ईंधन वगैरह की कमी रहती है, लेकिन इसलिए कम से कम चीज़ों का उपयोग करते हैं और जिससे कि जो चीज़ें हैं उनको दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा चले, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इस चैप्टर में। वैसे तो क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचा लुंगनालाचा ला व टंगलंगला, ये 4 प्रमुख जो दर्रे हैं इनसे मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, क्योंकि बाकी टाइम पे तो बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ के कारण ये बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं बारालाचा ला, ये दिख रहा है ना, बारालाचा ला, इस तरीके का दर्रा है। तो ये हमारा चैप्टर था, तो इसके बारे में तुम्हें बताया था। अब इसके प्रश्न उत्तर है उनके बारे में तुम्हें देखना है थोड़ा सा, और अगर पूरा चैप्टर को पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, और अगर इस चैप्टर में कुछ कमी रही है तो भी आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, या फिर व्हाट्सएप पे कर दो, कैसे भी करके मुझे बता सकते हो। और ये एक चीज़ है कि अगर तुम लोग पूरा देखोगे तो ही कुछ समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि वीडियो 40 मिनट का हो रहा है, 20 मिनट का हो रहा है, 30 मिनट का हो रहा है। मेरी वो होता है मेरा मानना है कि जितना से ज़्यादा पढ़ाऊँ या जितना चैप्टर को क्लियर करूँ उतना किया जाए। तो धन्यवाद आपको देखने के लिए।